एमजेटी एजुकेशन परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी फैमिली के साथ अपना समय बिताइए, इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाइए, जैसे मनाते आए हैं वैसे ही मनाते रहिए। बी हैप्पी एंड सेफ दीपावली। पटाखे भी दगाइए अच्छे से, लेकिन बस सुरक्षित ढंग से, सुरक्षित तरीके से। हाथ वाथ न जला लेना, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मनोदशा के साथ साथ शारीरिक दशा भी सुधार करके ही रखनी होगी, जिससे आप अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आने वाले एग्जाम्स में बैठ सकें। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की वीडियो में। हम लोग बात करेंगे 12 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह कल की वीडियो का। कल हम लोगों ने पढ़ा था शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। भारत जो है इसको सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है ब्रिटेन ने। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, इसमें भारत अनुमानित टीबी के मामलों में 80% तक उपचार कवर कर लिया है। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित 5 दिवसीय दिवाली उत्सव KVIC के द्वारा मनाया गया। 6 से 8 नवंबर तक अभी हाल में विश्व पर्यटन बाजार यानी वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट आयोजित किया गया लंदन UK में। और अभी US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट्स में $553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। भारतीय नौसेना और गोताखोरों ने अभी मॉरिशस पुलिस बल के साथ गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का 14वां संस्करण शुरू किया। इसके अलावा अभी 3 न्यायाधीशों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है। ये तीनों न्यायाधीश अलग अलग हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश थे। सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और महिला क्रिकेटर मैगलेनिन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये थी कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिसका आपने क्विकली रिवीजन किया है 1 मिनट के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें PDF और क्विज आपको फ्री में दी जाती है MGT ऐप पर, तो आप इससे जाकर के इसका एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का CEO नियुक्त किया? तो डिक्टाडोर कंपनी के द्वारा अभी दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको एक CEO नियुक्त किया गया है। कंपनी का नाम है उसका मीका। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है मीट मीका द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ह्यूमनॉइड रोबोट को CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। CEO क्या होता है? CEO किसी भी कंपनी में जो सबसे मेन वाला, जो मेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है ना, जो सबसे बड़ा पद कह सकते हो आप लोग, वो होता है। चेयरमैन के बाद CEO का पद सबसे बड़ा होता है। तो ये जो है CEO नियुक्त किए गए हैं और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर चलने वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, तो नाम है इसका मीका। किस कंपनी ने नियुक्त किया है? तो हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर कंपनी ने इसे नियुक्त किया है। ये डेटा का तेजी से एनालिसिस भी करेगी, सटीक रूप से इसे संसाधित भी करेगी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पूरा यूज भी करेगी मीका। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं पिछले दिनों में जो आए थे चर्चे में। जैसे तो अभी AI को ही ले लो। कॉलिंस डिक्शनरी ने अभी AI को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए घोषित किया हुआ है। इसके अलावा AI से जुड़े जोखिमों पर अभी एक समिट हुआ था। 28 देशों ने मिलकर के उस पर समझौते किए। हालांकि समझौता एक था, लेकिन 28 देश इसमें शामिल थे, इसमें इंडिया भी शामिल था। कहाँ पर ये हुआ था? ये हुआ था दोस्तों UK में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि AI सुरक्षा सम्मेलन, AI सिक्योरिटी समिट था ये, और ये पहला संस्करण था, फर्स्ट एवर संस्करण था इसका। और इसमें जो डिक्लेरेशन निकल करके आया उसे कहा गया बेले चले डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये बेले चले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुआ। 28 देशों ने मिलकर के ये समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कहां पर हुआ? UK में। 1 और 2 नवंबर को अभी इसी महीने में हुआ था। अच्छा, AI संचालित अभी युद्धक टैंक बराक नाम का युद्धक टैंक था और AI संचालित था, AI ऑपरेटेड था। इसको इजराइल ने अभी लॉन्च किया है, इजराइल के द्वारा। इजराइल एक देश है, आप जानते हो। इसके अलावा PM किसान योजना के लिए अभी AI चैटबॉट लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। PM किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान मैंने आपको बताया था ना, किसान यानी कि किसान सम्मान निधि योजना। तो PM किसान निधि योजना के तहत जो है ये AI संचालित एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। इतना आप समझे रहिए। AI होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जब कोई मशीन अपना इंटेलिजेंस का यूज करने लगे तो समझो वो AI है। आगे,
नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है? तो अभी नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण आया है, एक रिपोर्ट आया है, सर्वे आया है। इसमें दुनिया भर के तमाम जो डेस्टिनेशंस हैं, जो घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य है होते हैं, उनमें से एक भारतीय गंतव्य भी चुना गया है, वो है सिक्किम। यहाँ पर देखिए, सिक्किम इन इंडिया बिकम्स वन ऑफ द कूलेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट इन 2024। तो 2024 में कहाँ कहाँ पर विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए, इसके लिए अभी ये रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पर इंडिया का इकलौता राज्य सिक्किम इसमें शामिल किया गया है। वैसे दुनिया भर से 30 गंतव्य हैं इस लिस्ट में, लेकिन इकलौता है सिक्किम भारतीय, और बाकी यूरोप के इसमें मैक्सिमम है। ओके, तो सिक्किम में आप भी अगर मौका मिले तो जाइए घूमने। अब सिक्किम आया है तो सिक्किम देखिए मैप में है कहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। सिक्किम भारत का बना था 22वां राज्य बना था। अगर आपको याद हो तो ये 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में 16 मई के दिन, 16 मई को जब हम लोग डेंगू दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाते हैं, उसी दिन ये मनाया जाता है सिक्किम स्थापना दिवस। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 15 मई को मनाया जाता है फैमिली डे और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को ही मनाया जाता है सिक्किम राज्य स्थापना दिवस। तो ये 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। क्लियर। सिक्किम देखिए बहुत ही छोटा सा राज्य है, ये अपना बॉर्डर भारत के राज्यों में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। बाकी इधर भूटान है, इधर नेपाल है, ऊपर चाइना है। 4 इसमें जिले हैं। विधानसभा में 32 सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1 सीट यहाँ से जाती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंचनजंगा पीक भी यहाँ पर है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और फम्बोल गहो वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर है। नाथुला दर्रा, जलिपला दर्रा यहीं पर है। संगनी, तमांग सेलो, गैनी लोक नृत्य है। मंगन, लाचेन गांव और युमथांग घाटी यहाँ का चर्चित स्थल है। प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, एसकेएम पार्टी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के यहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में खोली जाएगी? तो गुजरात में खोली जाएगी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा, कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी। यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी घानी का शुद्ध तेल होगा। भारत बोटॉनिक्स के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। आर्टिकल से आपके सामने, भारत बोटॉनिक्स सेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड इन द हेल्दी ऑयल कैटेगरी विद इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड प्रेस फैकल्टी। भारत बोटॉनिक्स जो है ये राजकोट गुजरात में इसको स्थापित कर रहा है। ये भारत में अभी तक की सबसे बड़ी होने वाली है और वुड प्रेस कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है लेटेस्ट। 16,000 स्क्वायर फुट में ये ऑटोमेटिक सुविधा के साथ यहाँ पर ऑपरेट करेगी। इससे क्या होगा, इससे 100% प्योरिटी और पारदर्शिता के साथ जो लकड़ी घानी का तेल प्रोसेस कर पाएगी। ओके, आगे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ? तो अभी हाल ही में रसिया जो है ये यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि यानी कि जिसे CFE कहते हैं, इससे बाहर होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, रसिया फॉर्मली विथड्रॉन फ्रॉम ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप। तो ये एक ट्रीटी थी, जब बर्लिन की दीवार गिरी थी 1990 में, तब ये ट्रीटी पर साइन हुआ था। तो अब इस ट्रीटी से रसिया जो है अपने आप को बाहर कर लिया है। रसिया पिछले समय से आप जान रहे हो कितने ज्यादा सैंक्शंस इस पर लगाए गए जब से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। नाटो का विस्तार का सहयोग में बाधा बताते हुए रसिया ने कहा कि अब हम बाहर हो रहे हैं, क्योंकि नाटो जो है लगातार एक्सपेंशन कर रहा है अपना, और ऐसे में इस ट्रीटी में रुके रहने का कोई मतलब है नहीं। ये ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, CFE का मतलब यही होता है। और इस ट्रीटी के तहत क्या था कि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर यह संधि हुई थी। अब चूंकि यूरोप से अपने आप को पूरा अलग थलग कर ही लिया है रसिया, तो अब धीरे धीरे रसिया भी यूरोप के हर एक रिश्ते अपने तोड़ना शुरू कर चुका है। कुछ दिन पहले ये CTBT से को भी रद्द कर दिया था, जो CTBT संधि हुई थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी था। तो इस पर भी हस्ताक्षर जो हुआ था, इसको भी ये रद्द कर दिया है। ये CTBT क्या था, मोटा मोटा ऐसा समझो कि इसके तहत ना बहुत ही अजीब टाइप का ये लोग दिमाग लगाए थे
कि 1967 के बाद से कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नया नहीं करेगा। उसके पहले जितने देशों ने अपने पास न्यूक्लियर हथियार रखे हैं केवल वही रखने के इसके लिए कैपेबल होंगे। बाकी उसके बाद जो है न्यूक्लियर टेस्ट उनको करना नहीं है। अगर मान लो उनके पास है भी तो उसको धीरे धीरे खत्म करना है, अपना जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसको खत्म करना है। हालांकि इंडिया से बहुत प्रेशर दिया गया इंडिया को कि इस पर साइन कर लो, लेकिन इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया और बहुत सारे देश हैं जो इस पर साइन नहीं भी किए हैं, है ना। किसी दिन अगर आप कहोगे तो दिवाली के बाद इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बना दी जाएगी, बता दी जाएगी पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अभी मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि भारत के भी मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। इस मिट्टी कैफे की खास बात क्या है? ये कैफे दोस्तों पूरी तरीके से जो दिव्यांग पर्सन है ना उनके द्वारा ही चलाया जा रहा है, पूरी तरीके से ऑपरेटेड है दिव्यांग पर्सन के द्वारा। बेसिकली मिट्टी नाम से एक NGO है जिसके द्वारा ये कैफे स्थापित किया गया है और ये देश भर में बहुत सारे ऐसे कैफे स्थापित कर चुके हैं। मिट्टी फाउंडेशन जो है कह सकते हो आप। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो दिव्यांग या जो मजबूर लोग होते हैं उनके लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर वगैरह के लिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये परिसर स्थापित किया और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे उद्घाटन करवाया गया है। क्लियर? तो ये पूरी तरीके से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा ऑपरेटेड होगा। अब भारत की मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो इनका नंबर आप जान लो, 50वें नंबर के ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजेस के बारे में शुरुआत में मैंने बताया ही, अभी प्रमोट हुए हैं। 34 इसमें टोटल संख्या होती है, जिसमें 33 होते हैं न्यायाधीश, 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वैसे आपको भी इस दिवाली एक और शपथ लेना है। इस दिवाली दोस्तों आप जो है एक प्रण लीजिए कि अगली दिवाली से पहले पहले आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर मान लो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, वैसे तो बहुत बार स्टूडेंट तो प्रण लेते हैं लेकिन वैकेंसी ही नहीं क्लियर हो पाती है, पंचवर्षीय योजना बना के रखे हैं लोग। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप पूरा कोशिश कीजिए कि जो भी अगर एग्जाम हो उस एग्जाम में आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और अपना 100% या कहें 200% दो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो अगली बार की दिवाली आपकी जबरदस्त होने वाली है। इस बार से ही आपको लग जाना है और मैं मेरी तरफ से जो भी हो सकता है वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस समय अगर आप कोई भी बैच लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो तो 70% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है दिवाली 70। अभी के लिए ऑफर चल रहा है तो इसका आप फायदा उठाइए। जीएस सफलता 3.0 भी बैच आ गया है, नया बैच है 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं 2024 में तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। MJT ऐप पर ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो MJT ऐप पर जा करके आप इसे ले सकते हैं। कोई भी डाउट आए, कोई भी इशू आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमको, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट फील करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप उसको शेयर किया करो। कोई यार दोस्त नहीं है शेयर करने का तो आप हमारे पास शेयर करो। आपको जो भी मेरी गाइडेंस हो पाएगी मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसा कुछ तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जितना स्टूडेंट्स को समझता हूँ उस हिसाब से आपको बेहतर से बेहतर सजेशन देने का प्रयास करूंगा। तो कभी डिमोटिवेशन फील हो या कुछ जानकारी चाहिए, करना क्या है, आगे क्या करना है, थोड़ा बहुत अगर बात कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और है कि टाइम का बाउंडेशन की वजह से हो सकता है कभी कभी व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह में लेट रिप्लाई करूँ। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैं आपके संदेशों का रिप्लाई करूंगा, और सिर्फ उन बच्चों का जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जरूर कोशिश किया करो। अगर बहुत कभी कभी होता है डिमोटिवेट फील कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है तो आप बात कर लिया करो, ठीक है ना। उसमें कोई बुराई नहीं है, इससे एक नई एनर्जी आएगी और आप अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। चलिए, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इस वर्ष के संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा की है। ये आपको बताना है कि कब से कब तक आयोजित होगा। तो देखो, जो संसद है ना, जो पार्लियामेंट है अपनी, उसके साल भर में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होता है? एक तो होता है बजट सत्र। जो बजट कालीन सत्र होता है वो चलता है आपका फरवरी से लेकर के मई महीने के बीच में, ठीक है ना। इसी के बीच में कभी भी आ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है मानसून सत्र। जब मानसून आता है ना तो मानसून सत्र एक आता है। तो मानसून सत्र ये आपका जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में आता है।
और तीसरा जो सत्र होता है, सत्र मतलब बैठक या अधिवेशन जो भी कहो आप, तीसरा सत्र होता है शीतकालीन। शीतकालीन सत्र जो होता है साल भर के अंत में होता है और ये नवंबर और दिसंबर के बीच में बैठक बुलाई जाती है। ठीक है जी, 3 सत्र हो गया, तीनों बार में पता चल गया। इसकी गैपिंग जो है ये कहा गया है कि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब हर 6 महीने के भीतर भीतर एक सत्र तो कम से कम बैठा ही जाना चाहिए। अब इसके अलावा भी कभी कभी विशेष सत्र या कहीं विशेष अधिवेशन बुला लिया जाता है, जब कोई नीड होती है, कोई एक बहुत बड़ा बिल लाना होता है, कोई विधेयक लाना होता है, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी होती है, तो सरकार को यह भी अधिकार है कि वो विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र बुला सकती है। एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि सितंबर महीने में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। 18 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में 4 दिन के लिए एक अधिवेशन, विशेष सत्र बुलाया गया था। और इसमें क्या हुआ, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और ये बिल जो है बहुत दिन से वेटेड भी था और अब देखो सक्सेसफुली पास हो गया। तो ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है ना। तो विशेष सत्र भी बुलाया जाता है और 3 जो होता है ये नॉर्मली होता है सत्र, ये बात ध्यान रखना। तो अभी जो ये शीतकालीन है, जिसका अभी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा किया है, ये 4 तारीख से 22 दिसंबर तक होगा ये अधिवेशन, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है, तो इसमें 19 दिनों में कुल 15 बैठकें होगी, ये बात ध्यान रखना। और नारी शक्ति वंदन विधेयक जो था, इसको तो मैंने पहले भी डिटेल में बताया ही है। इसके तहत लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में नहीं, विधान परिषदों में नहीं, लोकसभा में 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संसद पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। हाल ही में किस राज्य ने राजा भालिंदर ट्रॉफी 2023 जीती? तो महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी 2023 जीती है। राजा भालिंदर ट्रॉफी जो होती है ना, ये दिया जाता है उस राज्य को या उस टीम को जिस टीम के द्वारा नेशनल गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीते गए रहते हैं। तो इस बार चूंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मेडल थे, इस वजह से 37वें नेशनल गेम में, इस वजह से इसको राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दी गई। ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है ये। तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ, कल इस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा ही किया था। इसमें महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 228 मेडल जीते थे और टॉप पर था। अब तक जब भी नेशनल गेम्स हुआ करता था 2007 के बाद से, तब से सर्विसेज जो है ये टॉप पर रहा करता था। इस बार सर्विसेज सेकंड पोजीशन पर है, 2007 से यही जीता करता था। इस बार महाराष्ट्र ने जीता है पहली बार राजा भालिंदर ट्रॉफी। क्लियर? चलिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कि 37वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट क्या था। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हर महीने घोषणा की जाती है, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए। इस बार पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अक्टूबर 2023 के लिए पाए हैं कौन? रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र दोस्तों ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, हालांकि ये भारतीय मूल के हैं और नाम से भी आपको लग रहा है। एक्चुअली में ये रविंद्र जडेजा और सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं, इस वजह से उनके दोनों को नाम को मिक्स करके इन्होंने अपना नाम बनाया है रचिन रविंद्र। ओके, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इनको मिला है अक्टूबर के लिए। अच्छा, महिला का किसे मिला है? महिला का मिला है हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज दोस्तों ये वेस्ट इंडीज की कैप्टन है और वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं और इनको मिला हुआ है अक्टूबर मंथ के लिए। ये 2 बार ये अवार्ड पा चुकी हैं, तो इनका ये दूसरी बार अवार्ड है। रचिन रविंद्र जो है ये पहली बार पाए हुए हैं। क्लियर? आईसीसी ने जनवरी 2021 में ही पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाना शुरू किया है। जनवरी 2021 में ऋषभ पंत सबसे पहले विजेता थे। आईसीसी आया है, आईसीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। आईसीसी का भी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए। 4 टीमों में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और है न्यूजीलैंड। तो इन 4 टीमों में सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा। भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई? तो अभी हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई। ये BHEL यानी कि भेल के साथ मिल करके किया गया है। भेल आप जानते हो एक महारत्न कंपनी है, इसने अभी संवाद 3.0 आयोजन किया। तो संवाद 3.0 जो कि 9 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था, उसी में भारी उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने एक जो योजना है 2023-24 के लिए वो पेश की है। कौन सी योजना?
2023-24 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना। तो ये ध्यान रखना, संवाद 3.0 में ही ये अनाउंस किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भारी उद्योग मंत्रालय है उसके अंदर कैसे क्षमता और बढ़ाई जाए, कैसे प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिससे क्षमता बढ़ाई जा सके, इसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। BHEL की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन, भारत में किस उत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस दोस्तों मनाया जाता है धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। क्यों? क्योंकि धनतेरस के दिन जयंती होती है धन्वंतरी जी की। भगवान धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर धनतेरस मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया था और चिकित्सा मतलब हेल्थ और हेल्थ इज वेल्थ। अब समझ में आया ये स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, कहाँ से निकला है। धनतेरस स्वास्थ्य का दिन, ठीक है, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 2016 से भारत सरकार ने घोषणा किया कि इसी अवसर पर मनाएंगे हम लोग। तो धनतेरस जब है समझो आयुर्वेद दिवस भी तभी है। तो भगवान धन्वंतरी की जयंती पर धनतेरस के दिन अभी मनाया गया। धनतेरस कब पड़ा था इस बार? 10 नवंबर को पड़ा था, क्योंकि 12 नवंबर को है दीपावली। क्लियर है? तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली है, खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन सेफ्टी का भी जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा आप डिस्काउंट कूपन कोड का फायदा भी उठा सकते हैं दिवाली 70 कूपन कोड यूज करके। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो IIT बॉम्बे है। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2007 में किया गया। आज आपको क्या बताना है? WHO के द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2015 से 2022 तक में भारत में टीबी मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक चैलेंज भी देता हूं, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कर लेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट, लेकिन ईमानदारी से आप आंसर करिएगा और सही जवाब दीजिएगा। अगला, हाल ही में 10 नवंबर को मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये भी आप बता देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज PDF आपको MJT ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।